अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया और मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, फ़ीमेल पेशेंट थी, अबाउट 30 इयर्स ओल्ड, एंड शी वाज कंप्लेनिंग कि मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, थोड़ा चलने के बाद मुझे सांस चढ़ने के साथ जिस्म में कमज़ोरी, थकावट, लेथार्जीनेस रहती है, खलियाँ पड़ जाती हैं, हाथ की उंगलियाँ सुन्न होना शुरू हो जाती हैं और मेरे नाखून बहुत ब्रिटल होना शुरू हो गया। मेरे दिल करता है कि मैं बर्फ़ को चाटूँ या उससे मुझे सुकून मिलता है। पखाने वाली जगह पे ख़ारिश होती है। सो ये वो फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग सम examination and performing some test, I came to a diagnosis of anemia. और वो किस चीज़ का एनीमिया था? इट वाज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विद माइनर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसको रिजॉल्व करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई और शी वाज इन पर्टिकुलर कंप्लेन फॉर लास्ट 3 मंथ्स, एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। सो मैंने सोचा क्यों ना हम आज एक टॉपिक को डिस्कस करें जो कि जिसकी प्रिवेलेंस हमारी कॉमन पॉपुलेशन में, स्पेशली फ़ीमेल्स में, बच्चों में और फिर मर्दों में बहुत ज़्यादा है। और उस टॉपिक का नाम है एनीमिया, जिसे हम उर्दू में खून की कमी भी कहते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिटेलली डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लेम लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में कोशिश करूँगा कि मैं एलैबोरेट कर पाऊँ इसे। एनीमिया क्या है? एनीमिया किस तरह डायग्नोज करते हैं? क्या क्राइटेरिया है? क्या सवालात हैं जो हम पूछते हैं ऑन हिस्ट्री एंड क्या एग्ज़ामिन करते हैं? क्या इसकी कॉजेज़ हैं? क्या टेस्ट हैं जो हम करते हैं और किस तरह फिर इनको मैनेज करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट प्लान हमारा फिजिशियंस का किस तरह होता है। सो आज की वीडियो के पॉइंट ऑफ डिस्कशन एनीमिया होगा, खून की कमज़ोरी। इसको स्टार्ट करते हैं। खून की कमी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसको डेफिनेशन इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि डिक्रीज़ इन दी आरबीसी मास। ये आरबीसी क्या है? आरबीसी हमारे खून के खुलिये हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये लाल खून के खुलिये हैं जो बाइकनकेव होते हैं और इनकी साइज़ एंड शेप्स हमारे खून की एनीमिया और इनके कलर और कम्प्लेक्शन हमारे खून के एनीमियाज़ को डिफरेंट वेरिएबिलिटीज़ में डिफ़ाइन करता है। एक पेशेंट जिसके अंदर लाल खुलिये कम होंगे उनको खून की कमी होती है। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है, इनका फंक्शन क्या है? आपने मसलन एक एग्जांपल ले लें, एक फैक्ट्री और एक बस, उसकी ट्रांसपोर्ट उसने रखी हुई है जो कि उसके वर्कर्स को सुबह फ्रेश वर्कर्स को लेके जाती है, फैक्ट्री में लेके जाती है, फैक्ट्री में जाके वो काम करते हैं और जब थकते हैं तो दोबारा वो बस उनको उनके घर छोड़ कर आती है। सो बस एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। आप एग्जांपल में फैक्ट्री को हमारा बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज़ ले लें और वर्कर्स हमारे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है जिनको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब ये सुबह जाते हैं तो ये ऑक्सीजन फ्रेश एनर्जी को लेके जाते हैं, अपना सारा दिन प्रोवाइड करते हैं, अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं, वापसी में थके हुए घर आते हैं। इसी तरह हमारे खून के खुलिये जो हैं, ये लाल खून के खुलिये जिनको हम आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये हमारे फेफड़ों से फ्रेश ऑक्सीजन लेके जाते हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में। वहाँ से अज़ा और टिश्यूज़ से वहाँ से जब अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उन टिश्यूज़ और अज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गंदा मादा वहाँ से पकड़ते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहलाता है। वहाँ से लेके दोबारा फेफड़ों पे लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा रिजुविनेट करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन लेके दोबारा हमारे अज़ा और टिश्यूज़ पे लेके जाते हैं। सो हमारा ये जो खुलिये हैं रेड ब्लड सेल्स, दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स, जो कि ये ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को हमारे फ्रेश ऑक्सीजन को हमारे खून के खुलिये ये जो आरबीसीज़ हैं ये लेके जाते हैं हमारे ऑर्गन्स की तरफ। ऑर्गन्स से ये लेके जाते हैं दोबारा वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड्स लंग्स के रिजुविनेट हुआ जाए। सो व्हाट इज़ एन आरबीसी? ये एक ट्रांसपोर्टिव मोड है जिसके थ्रू हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और वो गंदी ऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंडक्टेड ब्लड होता है उसको दोबारा रिजुविनेट करने के लिए फेफड़ों पे लेके जाती है। सो कंसेप्ट हमारे समझ आया कि आरबीसीज इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल।
सो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट कम हो जाए तो 100% हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेरिएबिलिटीज़ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें थकावट, नकाहत, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस का चढ़ जाना, कमज़ोरी फील करना, और उसके साथ बहुत एडेड सिम्टम्स होते हैं जो कि डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ की वजह से हमें महसूस होते हैं, और इसी को हम खून की कमी कहते हैं। जब अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है कि जनाब हमें समझ आ गई कि कंसेप्ट क्या है, आरबीसीज़ का हमारे जिस्म में रोल क्या है और ये किस तरह ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो क्या क्राइटेरिया है जिसके साथ हम ये डायग्नोज करते हैं कि यार इस बंदे को खून की कमी है और इस बंदे को खून की कमी नहीं है। अगर इस बंदे को खून की कमी है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यार उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें खून की कमी नहीं है और इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हमें बाकी डिफरेंट वेरिएबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा, या कहीं इसको सांस की बीमारी तो नहीं है, या कोई दिल का या गुर्दे का कोई इशू तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से इसको इस तरह हो रहा है। सो ये फैक्टर्स को हमें क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस पे लेकर आना आता है कि वो क्या क्राइटेरिया है कि जिसके साथ हम डायग्नोज करते हैं कि इसको खून की कमी है या नहीं है। इसमें दो क्राइटेरियाज यूज़ होते हैं, एक WHO क्राइटेरिया जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा जो हम जिसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है हमारी मेडिकल लैब्स में, वो है USA की हेमाटोलॉजिकल सोसाइटी की क्राइटेरिया। अब दोनों को हम डिस्कस करेंगे। WHO कहती है कि अगर एडल्ट का खून 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो एनीमिया है। वो एडल्ट मेल है, फीमेल है, अगर उसका 12 से कम है HB तो वो एनीमिक है। और सेकंड में वो सेकंड करती है इस बात को कि अगर एक बच्चा 6 माह से लेकर 6 साल के दरमियान में एज का है और उसका खून 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, HP यानी कि उसका 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो वो एनीमिक है। सो WHO हमें दो क्राइटेरियाज देती है, एक एडल्ट्स के लिए और एक किड्स के लिए। लेकिन जब हम USA की हेमाटोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ जाते हैं, जिनकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है और जिनको कॉमनली ज़्यादा माना जाता है, वो ये कहती है कि मेल्स में चाहे वो एडल्ट है या किड है, अगर 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से खून कम हो तो वो एनीमिक है, और फीमेल्स में अगर 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो वो एनीमिक है। ठीक है। सो अब हमें ये पता चल गया कि हमने किसी को एनीमिया या खून की कमी का शक कब डालना है या कब उसे कहना है कि आपको खून की कमी है, जब उसका 12.5 फीमेल में 12.5 से कम है या 13.5 मेल्स में HB कम हो, तो ये एनीमिक कंडीशन में फॉल करते हैं। अब अगर हमें ये क्राइटेरिया समझ आ गया, हमें ये समझ आ गई ट्रांसपोर्ट क्या, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आती है प्रिवेलेंस, कि एनीमिया ज़्यादा देखा किस में जाता है, किन में पाया जाता है और उसकी क्या वजह है। एनीमिया यानी खून की कमी ज़्यादातर देखी जाती है फीमेल्स में, क्योंकि उनको हर माह के बाद माहवारी होती है, जिसे हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या वो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनकी वजह से उनका प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वेरिएबल होता है और उनकी खून की कमी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड स्टेज पे, सेकंड लेवल पे हम, सेकंड साइड पे हम बच्चों को देखते हैं जिनकी मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जेनेटिक इंड्यूस फैक्टर्स की वजह से, फिज़िकल ट्रॉमास की वजह से, या आप डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़ की वजह से उनकी खून की कमी होती है, या पेट में कीड़े पड़ने की वजह से खून की कमी होती है। और थर्ड में मेल्स आते हैं, एडल्ट मेल्स, जो कि समझदार हैं, जिनको खाने पीने का पता है, और उसके बावजूद अगर उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो एक्यूट ब्लड लॉस हो ड्यू टू एक्सीडेंट्स या फिर हेमोरॉइड ब्लीड या अपर GI या लोअर GI ब्लीड की वजह से उनके अंदर खून की कमी आ सकती है, प्लस माइनस मैलिग्नेंसी की वजह से। सो प्रिवेलेंस सबसे पहले फीमेल्स पे, सेकंड लेवल पे किड्स पे देखी गई है, बच्चों में देखी है, थर्ड लेवल पे मेल्स आते हैं। सो मेल्स आर मोर सिक्योर स्टेज पे हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं एडल्ट साइड पे, कि जहाँ पे उनको पता है कि उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अनलेस अनटिल कोई ऐसी कॉजेटिव फैक्टर ना निकल आए जो उनको एक्यूट ब्लड लॉस कर रहा हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कर रहा हो, या कोई मैलिग्नेंसी हो, या अनलेस अनटिल कोई जेनेटिक इंड्यूस डिजीज़ हो जो कि बचपन से उनको चल रही हो। अब जब हमने देख लिया कि खून की कमी क्या है, हमने ये देख लिया कि क्या क्राइटेरिया है, हमने ये देख लिया क्या प्रिवेलेंस है, हमें ये समझ आ गई खून के खुलिये का फंक्शन क्या है हमारे जिस्म में। अब हम कॉजेज़ पे आते हैं, वो क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से यूजुअली खून की कमी देखी जाती है। बेसिकली हम तीन चीज़ों को डिफ़ाइन इसमें करते हैं। एक इंक्रीज ब्लड लॉस,
from the body. Second, destruction of the RBCs. Third, decreased production of the blood cells या RBCs. ये हमारे 3 बेसिक वजूहात हैं, यानी कि खून का अखराज ज़्यादा हो जाना, जिस्म से निकल जाना, खून के खुलियों का तबाह हो जाना, खून की नालियों के अंदर ही, या खून की खुलियों का कम पैदा होना बोन मैरो की तरफ से, वो चाहे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, जेनेटिक रीजंस हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज वजह हो, वट एवर द रीजंस आर. सो अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जो हमारे जेनेटिकली इंड्यूस होते हैं, ये आते हैं कि जीनियाती वजूहात, जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज आ सकती हैं. सेकंड, थैलेसीमिया आ सकता है. G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है. फेंकोनीज एनीमिया हो सकता है, या डिफेक्ट इन आरबीसीज हो सकता है. अगर इधर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा इन जीनियाती इश्यूज़ में थैलेसीमिया को, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. थैलेसीमिया, अगर हम ये जीनियाती इश्यूज़ होते हैं, इसमें माँ और बाप, मतलब मेल और फीमेल फैक्टर, हस्बैंड एंड वाइफ का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल और 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल जाते हैं. और अगर एक फैमिली में थैलेसीमिया रन कर रही है, थैलेसीमिया का ट्रेट है, चाहे वो डोमिनेट साइड पे है या रिसेसिव ट्रेट में है, यानी कि वो कैरियर स्टेट में है, तो और दोनों मियाँ बीवी जो हैं कैरियर हैं थैलेसीमिया के, तो जब ये आपस में इंटरकोर्स करेंगे, शादीशुदा होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और सपोज करेंगे 4 बच्चे उनको पैदा होते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि एक बच्चा होमोजाइगस थैलेसीमिया में जाएगा, 2 बच्चे हेट्रोजाइगस थैलेसीमिया में जाएंगे, और एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा. हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि वो भी कैरियर स्टेट में, या उसे माइनर थैलेसीमिया है. होमोजाइगस का मतलब उसे मेजर थैलेसीमिया है. मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट्स का जो HB है, ये रेंज करता है फ्रॉम 4 to 6 to 7, और इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता. तो इनको हमें रिकरेंटली इनका ट्रीटमेंट के तौर पे आयरन चिलेशन करना पड़ता है, इनका चिलेट करना पड़ता है आयरन, क्योंकि इनका आयरन ज़्यादा होता है, और उससे उनकी ज़िंदगी और लाइफ प्रिवेलेंस, लाइफ प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर हो जाता है. जो कि माइनर थैलेसीमिया में आते हैं पेशेंट, जिनका मैंने कहा कि 50% चांस है होने के एक फैमिली में. होमोजाइगस का होना 25%, 50% चांस, यानी कि 2 बच्चे 4 में से 2 बच्चे कैरियर स्टेट में या माइनर थैलेसीमिया में आते हैं. इनके खून रेंज करता है 9 to 11, जो कि एक वेरिएबल मॉडरेट लेवल होता है. अगर वो अडॉप्ट कर जाते हैं इस HB लेवल को अपने जिस्म के साथ और नॉर्मल लाइफ प्रिवेलेंस करते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक उनको कोई सिम्टम्स ना आए. सो ये कंसेप्ट हमारा समझ आ गया. सो थैलेसीमिया ये बेसिकली रिक्वेस्ट की गई थी, इसलिए मैंने इसको वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है. बाकी इंजाइम डेफिशिएंसीज, डिफेक्ट इन फेंकोनीज एनीमिया. फेंकोनीज एनीमिया क्या होता है? ये भी एडल्ट जेनेटिक इंड्यूस होता है, जिसमें हमें एप्लास्टिक एनीमियाज के साथ साइन एंड सिम्टम्स महसूस होते हैं बच्चे में, कि उसका शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, आंखें छोटी होती है, डैंगलिंग थम होता है. डैंगलिंग थम का मतलब ये ढीला थम, ऐसे दोनों थम ऐसे गिरे हुए होते हैं. उसका हाथ अगर स्ट्रेट हो, ये थम थोड़ा सा ढीला होगा उसका. सो ये फेंकोनीज एनीमिया में आते हैं. सो हमें जेनेटिक कॉजेज़ का पता चल गया. इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस में आते हैं हमारी कॉमन नॉर्मल पॉपुलेशन में. खुराक की कमी की वजह से खून की कमी होना, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज आते हैं, फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमियाज आते हैं, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया आते हैं. फिर जिस तरह आज अल्लाह ताला सब को हिम्मत दे कि जिस तरह हमारी कौम सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, ये जिस दर सैलाब आया उधर के लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और उनकी वजह से वो भूखे मर रहे हैं. तो मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको हदायत भी दें, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेडली हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम उधर चीज़ें प्रिवेल करें, ताकि उनमें स्टार्वेशन ना रहे, भूख की कमी की वजह से उनको तकलीफ़ें ना हों. क्योंकि एक भूख ऐसा फैक्टर है जहाँ पे मेरे नज़दीक इंसानियत सब मिलकर दूसरे की हेल्प कर सकती है. तो यहाँ पे स्टार्वेशन और मेल न्यूरिश्ड या मेल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का कम होना, या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जो हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हैज़ा या पेचिश लगे रहते हैं, जिनका खाना हज़म नहीं होता, उनके अंदर कमियों की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ सकती हैं. इसके बाद फिज़िकल कॉजेज़ आती है, यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग टूट गया, कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मेन आर्टरी फट गई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है.
सेकंड ट्रॉमा, थर्ड आपके फ्रॉस्ट बाइट, बर्न्स यानी कि जो अल्लाह माफ़ करे जल जाते हैं किसी हादसे की वजह से आग के अंदर, तो उनकी वजह उनको खून की कमी हो सकती है। फिर जिनको प्रोस्थेटिक वाल्व्स चलते हैं, आर्टिफिशियल वाल्व्स जिनको कहते हैं, वो हार्ट के वाल्व्स होते हैं, जिनके हार्ट के वाल्व्स का इशू होता है, वाल्वुलोपैथी होती है और इनको अल्टीमेटली डायग्नोज किया जाता है कि जिनकी रिप्लेसमेंट वाल्व रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, तो उनके अंदर खून की कमी फिज़िकल कॉजेज़ की वजह से देखी गई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वो लोग जिनको बहुत लंबे अरसे से बीमारी है जिसका वो इलाज कर रहे हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ यानी कि लंबे अरसे की बीमारियों में खून की कमी का होना। इसमें गुर्दों की बीमारी, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, फिर जिगर की बीमारियां, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, फिर पेशेंट्स अल्लाह माफ़ करे जिनको कैंसर होता है, जिनका वो इलाज कर रहे होते हैं, उनमें आता है कोलाजन वेस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं। इसके बाद एक्यूट इन्फेक्शंस में भी ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिस तरह के एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, खून की कमी हो सकती है, परमानेंट हेपेटाइटिस में हो सकती है, फिर इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस है, एब्सेंट बाव वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, इनके इन्फेक्शन की वजह से खून की कमी हो सकती है। बैक्टीरियल में देखा जाए तो क्लोस्ट्रीडिया इन्फेक्शंस जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस जो होता है, ये हमारी खून की कमी कर सकती है जिनको इनका इन्फेक्शन हो। थर्ड में प्रोटोजोल यानी कि हेलमिनथिक इन्फेक्शन जो होते हैं, ये जिनके पेट में कीड़े हों उनकी वजह से। फिर बहुत इम्पॉर्टेंटली प्रोटोजोल में आपका मलेरिया एक बहुत कॉमन है जो आजकल एक वबा की सूरत में भी फैली हुई है जिसमें खून की कमी हो सकती है। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, वो लाइंस जिनमें खून की नालियों के अंदर खून खुद ही तबाह सेल्फ डिटोरिएशन पे आ जाता है। इसमें हीमोलाइटिक एनीमियास, ऑटोम्यून हीमोलाइटिक एनीमियास के हमारे खून के हुलिये हमारे अगेंस्ट होके वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परास है, G6PD जो कि एंजाइम डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से ये हो सकता है। अब हमने डिस्कस कर लिया जेनेटिक कॉजेज़ को, न्यूट्रिशनल की खुराक की कमी की, फ़िज़िकल वजह से क्या है, फिर है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को डिस्कस कर लिया, फिर हमने डिस्कस किया एक्यूट इन्फेक्शन जिनकी वजह से कमी हो सकती है, फिर हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को देख लिया जिसमें रेटिक काउंट्स वेरिएबिलिटी की वजह से खून की कमी हो सकती है, और फिर अब एंड पे वो अद्वियात या केमिकल्स जिनकी वजह से खून कम हो सकता है। उनमें लेड, अगर कुछ लोग जैसे अंदरूनी लाहौर में ऐसे घर हैं अभी भी जो अभी जिन्होंने अभी दोबारा घर नहीं बनाए, बहुत पुराने घर जिस तरह अंदरूनी लाहौर में है, यहाँ पे वो घर 1970 से पहले के और उनका पेंट भी उससे पहले का हुआ। ये जो पेंट होता था पुराने घरों में जो कि 1970 से पहले होता, इसमें लेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से बच्चों में या एडल्ट्स में लेड पॉइजनिंग की वजह से खून की कमी होती थी। ये माइक्रोसाइटिक एनीमियाज होते थे, हाइपोक्रोनिक एनीमियाज, जिनके हम एवेलुएशन और हिस्ट्री के बाद ट्रीटमेंट करते थे। तो लेड एक बहुत है, आर्सेनिक है, इसी तरह रेडिएशन जो लोग रेडियोलॉजिकल लैब्स में बहुत ज़्यादा काम करते, जिनका न्यूक्लियर लैब में करते हैं, जिनका अमलो दखल ही रेडिएशन से है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। फिर ड्रग्स की अगर बात करें, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जिनको कैंसर और इनको कीमोथेरेपी चल रही है उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। बहुत से एंटी माइक्रोबियल्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं और एंटी हिस्टामिन्स एलर्जी की गोलियां जिनकी वजह से ऐसा होता है खून की कमी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनसेड्स यानी कि दर्द की गोलियाँ, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली लोग मैंने देखा है जी डिक्लोफेनाक सोडियम पोटाशियम ब्ला 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 नीमेसाइड्स ये ले रहे होते हैं बस कि जी जिस्म की दर्द क्वैक प्रैक्टिस चल रही है और OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर जी ये गोली दे दो, वो दर्द की गोली देता है, वो खाने जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल फिट रखते हैं। इंस्टेड के वजह को देखें जिसकी वजह जिसम में तब्दीली आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिम्टम्स को बेहतर कर रहे होते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो दर्द की गोलियां होती हैं आपकी मैदे में और आंतरियों में अल्सर पैदा करते हैं जिससे खून की लीकेज शुरू हो जाती है और स्लो प्रोग्रेसिंग एनीमिया। आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें इल्म होता है कि यार जी मेरे अंदर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया या खून की कमी के असरात आना शुरू हो रहे हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ें बताई थी कि इंक्रीज ब्लड लॉस, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। ये बहुत कॉमन है अमंग 50 to 55 ईयर्स एज या यंग फीमेल्स जिनकी
मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, यूट्रीन ब्लीडिंग जिस तरह के फाइब्रॉइड यूट्रस हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर कोई कोलोरेक्टल कैंसर है, क्रोन डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जहाँ पे आपको फ्रेश ब्लड आपके पखाने के साथ आता है या खून के लोथरे आना शुरू हो जाते हैं। हेमरॉइड्स हैं, ये एक्यूट ब्लड लॉस कर सकते हैं। फिर CLD के पेशेंट्स में जिस तरह हेमेटोमेसिस होता है, खून की कमी हो जाती है खून की उल्टियों की वजह से, सो ये एक्यूट ब्लड लॉस की रीजंस बन सकते हैं। फिर ट्रॉमा एक्सीडेंट्स जिस तरह मैंने बताया था। सो इसके साथ हम अगर बात करते हैं लास्ट कॉज, बेसिक कॉज में से, जो कि मैंने 3 बताई थी कि इंक्रीज ब्लड लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBCs जिसको मैंने डिफाइन कर दिया, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBCs यानी कि खून के खुलियों का कम पैदा होना। ये वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है कि जैसा विटामिन B12, विटामिन फोलेट, स्टार्वेशन, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स की वजह से, या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, या बोन मैरो का उन खुलियों का कम प्रोडक्शन की वजह से, जिसमें माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमियाज आ सकते हैं। सो ये वो वजूहात हैं जो हमारे खून की कमी का बायस बनते हैं। अब कोई बंदा पूछे कि डॉक्टर साहब ने इतनी ज़्यादा वजूहात बता दी हैं, क्या एक खून की बीमारी, खून की कमी इतनी वजूहात को कैरी करती है? बिल्कुल। और क्या सेकंड सवाल उसका ये होगा कि यार इतने ज़्यादा टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे इनको डायग्नोस करने के लिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए इतने ज़्यादा टेस्ट करवाएं। हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर या फिजिशियन आपसे मुख्तलिफ हिस्ट्री में सवाल करता है, फिर एग्ज़ामिन करता है, जो कि उन एग्ज़ामिनेशन और हिस्ट्री के साथ वेरिएबल DDs बनाता है, जिसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, और उसके मुताबिक फिर टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री में वो आपसे पूछ सकता है कि यार आप अगर एक फ़ीमेल है तो माहवारी ज़्यादा तो नहीं हो रही, या आपको मेंस्ट्रुअल डेज ज़्यादा तो नहीं है आपके, या आपको बवासीर का इशू तो नहीं है, या आपके नाखून ज़्यादा ब्रिटल तो नहीं है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो उसके बावजूद नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, आपको दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं, सांस तो नहीं उखड़ता, क्रैम्पिंग तो नहीं होती, खलियाँ तो नहीं पड़ जाती ज़्यादातर, और यहाँ आपको महसूस होता है थकावट रहती हो। सो ये सब फैक्टर्स क्वेश्चंस पूछने का मतलब, और फिर हिस्ट्री में, उनकी फैमिली हिस्ट्री में कि आपकी फैमिली में किसी को कोई खून की बीमारी, जीनियाती मसला तो नहीं था जो आपके बच्चों में भी आगे आ सकता है या आप में हो। सो इसके साथ कोई ड्रग्स का पूरी हिस्ट्री ले सकता है कि कोई आप ऐसे अद्वियात तो नहीं यूज़ कर सकते जिसको हम कैलिब्रेट करके रूल आउट कर सकते हैं कि यार कॉमन ओके, ड्रग इज़ नॉट द फैक्टर। सो फिर फिजिकल ट्रॉमा, कोई एक्यूट हिस्ट्री ले सकें कि एक्यूट ब्लड लॉस तो नहीं हुआ आपका। इसी तरह मेल्स में हेमरॉइड्स का, कोई कैंसर का, और इस तरह की हिस्ट्री, वेट लॉस की हिस्ट्री लेके हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आ रहे हैं, जेनेटिक कॉजेज़ में आ रहे हैं, फिजिकल ट्रॉमाज या फिजिकल कॉजेज़ में आ रहे हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ में, यानी कि कोई दिल जिगर गुर्दे की मसला तो नहीं है, कोई दवाई अद्वियात तो नहीं खा रहे आपको पहले से कोई डायग्नोस तो नहीं हुआ हो। सो ये हम डायग्नोसिस, हम अपना जो प्रोविजनल डायग्नोसिस हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के, इन हिस्ट्री के क्वेश्चंस, फैमिली हिस्ट्री, पहले तो आप उनकी एक्यूट हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, फिर मेडिसिन हिस्ट्री के साथ हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर उनके फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, उनका कंजंक्टिवा का पेलर देखते हैं, एक टेरस तो नहीं है, फिर बॉडी का पेलर देखते हैं, फिर कैपिलरी फिल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया को देखने के लिए। और इसके साथ साथ फिर हम क्वेश्चंस को, हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके मुताबिक फिर हम टेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि कन्फाइंड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में। उसकी वजह से हम बाकी सब कॉजेज़ को हमने हिस्ट्री में रूल आउट कर दिया, ये एक वजह लग रही है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो हो सकता है आयरन हो, या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो। और अगर ये चीज़ें कन्फाइंड नहीं हो रही तो फिर हम फैमिली हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, यार कोई इनकी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही ख़ानदान में, थैलेसीमिया जिस तरह बहुत कॉमन है, ये तो नहीं हो रहा। तो वो अब फिर डिफ़ाइन करना कि उसको मेजर है, माइनर है, उसके मुताबिक फिर हम टेस्ट डिफ़ाइन करते हैं। ज़िंदगी में एक बात याद रखें, जब डॉक्टर या फिजिशियन आपसे सवाल करता है, उसका बेसिक मकसद आपके पैसों का कम लगाना होता है
कि वो जो डिफरेंशियल बना रहा है उसके मुताबिक वो टेस्ट डिफ़ाइन करे और आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के मुताबिक उसको बेहतर तरीके से डायग्नोस करके इलाज कर सके। सो ज़रूर अपने कोशिश किया करें कि जब डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करे तो छुपाएं नहीं अपनी बीमारी के बारे में, अपने सिम्टम्स के बारे में या साइन के बारे में, उसको ज़रूर बताएं कि ये मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं और उससे झूठ ना बोलें, क्योंकि वो उससे झूठ बोलना आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चलें, ये बातें हमें डिफ़ाइन होगी से कि डॉक्टर सब कॉजेज़ को रूल आउट करता है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के थ्रू। उसके बाद बात आती है लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, कि जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, रेडियोलॉजिकल या अल्ट्रासोनोलॉजी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिनसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसको पर्टिकुलर एनीमिया है, खून की कमज़ोरियाँ होगी, इस खून की कमी की वजह पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है। लेकिन अब मैं जब डिफ़ाइन आपसे टेस्ट करूंगा तो मैं प्रॉपर लिस्ट ऑफ टेस्ट करूंगा जो बेसिकली हम सारे करवाते हैं और होने चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनीमियास में, ताकि आप, और ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट हम हर पेशेंट पे करवाते हैं, ये कर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बेसलाइन टेस्ट हैं जो हमें हर किस्म के एनीमिया को रूल आउट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले CBC, LFTs, RFTs, ESR, रेटिक काउंट आ जाता है उसमें, फिर सीरम आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल, TIBC लेवल, फिर सीरम फोलेट लेवल, विटामिन B12 लेवल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद HP इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम दे सकते हैं। उसके बाद बोन मैरो एस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एंजाइम डेफिशिएंसी टेस्ट या जेनेटिक टेस्टिंग, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिक्रीज ब्लड सेल्स की या पैनसाइटोपिनिया या बायसाइटोपिनिया, उनको देखने के लिए बोन मैरो एस्पायरेशन हमारा अल्टीमेट टेस्ट होता है जिसे हम रूल आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनोलॉजी, कोई हेपेटोमेगाली तो नहीं, स्प्लीनोमेगाली तो नहीं, ये हम ज़रूर करवाते हैं। एक्सरेज को देखेंगे कोई छाती का इश्यू तो नहीं है, या कार्डियोमेगाली तो नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी हम करवा सकते हैं। इसके साथ हम एक्सरेज की तरफ लेके जा सकते हैं, एक्सरे स्कल करवा सकते हैं। थैलेसीमिया में एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है जो कि थैलेसीमिया मेजर में आता है कि वहाँ पे स्पाइक्स नज़र आते हैं, कि ऐसे सर की हड्डी, स्कल की हड्डी में हमें नज़र आता है स्पाइक्स हैं, ये थैलेसीमिया के एक डायग्नोस्टिक फैक्टर है। सो ये रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ हमें हेल्प आउट कर सकती हैं डायग्नोसिस को और डिफ़ाइन करने में। अब हमने देखा कि खून की कमी क्या है, किस तरह क्या क्राइटेरिया जिसे डायग्नोस करते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, हमने ये देख लिया। हमने देख लिया कि क्या हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद लैब टेस्ट किस तरह डिफ़ाइन किए हमने, सब ये चीज़ें हो गई। तो अब बारी आती इलाज की। अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों का जहन में रखना, क्योंकि इलाज मुनहसर है वो सब वजूहात पे कि जिनकी वजह से खून की कमी हो रही है। सो बेसिक ट्रीटमेंट क्या हुआ? ट्रीटिंग द कॉज ऑफ द डिजीज़, यानी कि ट्रीटिंग द कॉज ऑफ एनीमिया विल रिकवर द पेशेंट। अगर सपोजिटली उसका ट्रॉमा हुआ है और उसका खून काफ़ी बह गया और उसका खून एमरजेंटली हमें उसके खून को पूरा करना है, तो हमें खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा प्राइमरी प्रोटोकॉल में। इसी तरह अगर उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आई हैं, डायग्नोस हुई हैं, आयरन सप्लीमेंट, आयरन डेफिशिएंसीज पॉजिटिव हुई, तो हमें आयरन को पूरा करेंगे आयरन सप्लीमेंट्स के थ्रू। विटामिन B कम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12 या फोलेट देंगे, वो हम सप्लीमेंटल ऑरल सप्लीमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं अगर उनका स्टोमिक बेहतर है, नहीं तो हम IV सप्लीमेंट्स के तौर पे भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो जेनेटिक कॉजेज़ में है तो जेनेटिक रूल आउट करके हम सपोजिटली थैलेसीमिया, तो हम उनकी आयरन चिलेशन एक फैक्टर है जिसके साथ उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट करके G6PD में हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उनकी कमी को बेहतर कर सकते हैं। अब वो पेशेंट जिनकी ब्लड सेल लाइंस कम होते हैं, जिस तरह एप्लास्टिक या माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इन ऐसे पेशेंट्स में हमें उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट अल्टीमेटली करनी पड़ती हैं अगर इम्यूनोसप्रेसेंट से वो बेहतर नहीं हो पा रहे, सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के बावजूद वो बेहतर नहीं हो पा रहे, उनके सिम्टम्स एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव जाते जा रहे हैं, तो हमें अल्टीमेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसे पेशेंट जिनको एप्लास्टिक एनीमिया या माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर्स हो करना पड़ता है। वगरना हम जिस तरह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हम उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ भी बेहतर उनकी लाइफ की प्रोग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं। सो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश तो की है कि आपको सिनेरियो के साथ
डिफ़ाइन कर सकूं कि एक लेम लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, कि खून की कमी क्या होती है, किस तरह होती है, क्या वजूहात हैं, क्या हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन की इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या टेस्ट हम करवा सकते हैं जनरलाइज और स्पेसिफिकली क्या, और फिर किस तरह मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझेंगे, आप इसे ज़रूर देखेंगे, और 100% अगर इसमें से आप एडॉप्ट कर लें 10 to 20% भी, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। और जब बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की, जिसकी प्रिवेलेंस हमारी आबादी में सबसे ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि अपनी खुराक को प्रॉपर डाइट लें, अपनी खुराक प्रॉपर ग़िज़ा के साथ लें, और जिन जिन चीज़ों की कमी है उसके मुताबिक आपका फिजिशियन आपको गाइड करेगा उसकी खुराक, नहीं तो सप्लीमेंट्स गाइड करेगा जिनसे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नगेबान।